दिन था 24 जुलाई 2011 का और जगह थी अमेरिका का टेक्सास राज्य। और इसी राज्य के अंदर से एक छोटी सी नदी बहती है और इसी नदी के साथ बसे हुए गांव के लोग जब सुबह सुबह नदी पर गए तो उन्होंने वहां बहुत अजीब सी चीज नोटिस करी। उन्होंने देखा कि सामने मगरमच्छों का झुंड बहुत अजीब तरीके का बिहेव कर रहा है। और जब वो लोग उस मगरमच्छों के झुंड के पास गए तो उन्होंने नोटिस किया कि ये तो किसी इंसान को खा रहे हैं। ये देखते ही वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आते ही मगरमच्छों के झुंड को साइड किया और उस बचे कुचे इंसान की लाश को बाहर निकाला। यहाँ तक अभी पुलिस को लग रहा था कि मरने वाला व्यक्ति जरूर एक्सीडेंटली इस नदी के अंदर जा गिरा होगा और वो मगरमच्छों का शिकार हो गया। लेकिन जब उन्होंने लाश को ध्यान से देखा तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये तो कुछ और ही था। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। तो असल में इस पूरे कांड की शुरुआत होती है तकरीबन 11 दिनों पहले से, यानी कि 13 जुलाई 2011 से, जब नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली शिवान और हेडी नाम की दो औरतें वहीं के एक लोकल पुलिस स्टेशन में गई और उन्होंने वहां जाकर पुलिस वाले के डेस्क के ऊपर एक फोटो रखी और कहा कि ये हमारी दोस्त लॉरा एकरसन है और ये पिछली रात से गायब है। जैसे ही पुलिस वालों ने इसकी फोटो देखी, उसकी फोटो को पूरे स्टेट के अंदर सर्कुलेट कर दिया गया और उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। तकरीबन 5 दिनों बाद, जी हाँ, इसके तकरीबन 5 दिनों के बाद पुलिस वालों को लोरा की गाड़ी उस जगह से जहां पर उन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज करी थी उससे तकरीबन 150 मील दूर ऐसे ही लावारिस हालातों में खड़ी हुई मिली। पुलिस ने जैसे उस गाड़ी को कब्जे में लिया, उसकी जांच की गई, लेकिन उस गाड़ी में कुछ भी पुलिस वालों को अजीब नहीं मिला। उसकी मालकिन यानी कि लॉरा एकरसन अभी भी गायब थी। आखिर वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ था? दोबारा से पुलिस वालों ने शिवान और हेडी को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया और कहा कि हमें लॉरा की गाड़ी तो मिल गई है लेकिन लॉरा का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तकरीबन 5 दिन बीत चुके हैं, हम अभी तक लॉरा को नहीं ढूंढ पाए हैं। तो क्या आप हमें और कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, उसकी पिछली लाइफ के बारे में, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएं कि आखिर लॉरा के साथ क्या हो सकता है, आखिर वो कहां जा सकती है। तब यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर लॉरा की पिछली बहुत ही भयानक जिंदगी के बारे में पुलिस को बताना शुरू किया। जी हाँ, तकरीबन 7-8 सालों पहले यानी कि 2005-6 के आसपास, जब ये लॉरा, शिवान और हेडी बहुत अच्छे दोस्त नए नए बने ही थे और तभी लॉरा की मुलाकात एक म्यूजिक स्टूडियो में म्यूजिशियन से हुई जिसका नाम ग्रैंड था। अब जैसे ही ग्रैंड ने लॉरा को देखा और लॉरा ने ग्रैंड को देखा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। पहले ही दिन देखने के बाद दोनों ने साइड में जाकर एक दूसरे से बातें करी, दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और फिर क्या, वही होना था जो आपने सोचा हुआ है। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। पूरी पूरी रात वो फोन पर बातें करते रहते, दोनों एक दूसरे को शादी के सपने दिखा रहे थे। हमारा घर ऐसा होगा, हमारी शादी ऐसी होगी, हमारी लाइफ अच्छी होगी, हमारे इतने बच्चे होंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी। अब जैसे ये चीज लॉरा सुन रही थी तो उसको भी ये चीज अब तक समझ आ चुकी थी कि हाँ, जो भी कुछ है उसका बस एक ग्रांट ही है और उसको इसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी अब बितानी है। जब तक ये दोनों रिलेशनशिप में थे तब तक बहुत बहुत अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था, लेकिन रिलेशनशिप में आने के सिर्फ 1.5 सालों बाद ही लॉरा ने ग्रैंड से बहुत ही चुपके से दूर कहीं देश में जाकर वहीं पर शादी कर ली और वापस जब वो अपनी लोकेलिटी में आए तो एक कपल बनकर आए थे। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि इनका कोई रिलेशनशिप भी चल रहा है और अब एकदम से लोग इनको शादी किया हुआ देख रहे थे। तो सभी बहुत ज्यादा हैरान कि इन्होंने शादी कब करी, किससे पूछ के करी। जब लॉरा ने अपने माता पिता को बताया तो वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हुए कि तुमको एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था, हम देखते पहले कि ये लड़का कैसा है, क्या तुम्हारे लिए ठीक है भी या नहीं। लेकिन लॉरा ने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं, बिना किसी से डिस्कस किए उसने जस्ट ग्रैंड से शादी कर ली। शादी होने के बाद भी कुछ टाइम तक तो ठीक था, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रैंड ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू किया। जी हाँ, शादी होने के बाद लॉरा को ये चीज पता चली कि ग्रैंड तो ड्रग्स और अल्कोहल का बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। जी हाँ, वो सारा दिन माल पीकर सेट रहता, इधर उधर भंड रहकर पड़ा रहता। लेकिन इस चीज की खबर शादी से पहले लॉरा को बिल्कुल भी नहीं थी और जैसे ही ग्रैंड का ये रूप लॉरा के सामने आया तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ग्रैंड को कैसे समझाए कि उसको अपनी जिंदगी के एक अच्छे पाथ के ऊपर चलना चाहिए, लेकिन वो तो इधर नशे पते फूंक कर भंड पड़ा था। खैर, जैसे ही लॉरा ग्रैंड को कुछ भी कहती तो यहाँ ग्रैंड लॉरा को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता। ग्रैंड ने ना सिर्फ लॉरा को नए दोस्त बनाने से मना कर दिया था बल्कि उसने साफ तौर पर यह लॉरा को समझा दिया था कि तुम्हारे पहले यानी कि शादी से पहले जितने भी दोस्त थे उसमें से किसी से भी तुम कभी बात नहीं करोगी। तुम्हारे मोबाइल की पूरी एक्सेस मेरे पास रहेगी। अगर तुमने किसी से भी बात करी तो मुझे पता चल जाएगा और उसके बाद तुम अपना हिसाब लगा लेना। लॉरा ने जब ये चीज सुनी तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि शादी से पहले
पहले ग्रांट कैसा था और अब ये कैसा बन चुका है। खैर, जैसे तैसे लड़ाइयाँ चलती रही और इन्हीं लड़ाई के बीच में लॉरा एकरसन 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और उसको 2 बेटे पैदा हुए। इन बच्चों के पैदा होने के बाद लॉरा को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अब तो ये ग्रांट कहीं ना कहीं सुधर जाएगा, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और इन बच्चों की भी परवरिश अच्छे से कर पाएगा। लेकिन यहाँ ग्रांट तो कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ था। लेकिन लॉरा ने यहाँ पर बिल्कुल गलत सोचा हुआ था। जैसे ही बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो ग्रांट को समझाती, ग्रांट उसके साथ मार पिटाई करता और इस मार पिटाई के पीछे का भी एक कारण था और वो कारण था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लॉरा एकरसन से कर रखी थी, लेकिन यहाँ ग्रांट का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न्यूयॉर्क में बैठी हुई अमांडा नाम की एक लड़की के साथ चल रहा था। और जैसे ये बात लॉरा एकरसन को पता लगी तो उसने अपना पूरा होश खो दिया और वो सीधा ग्रांट के ऊपर जा चढ़ी। लेकिन ग्रांट ने उसे पकड़कर आराम से मार पिटा कर ये समझा दिया कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे अमांडा पसंद है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। जब ये बात लॉरा ने सुनी तो उसको समझ आ चुका था कि उसकी आगे की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आगे सब कैसे मैनेज करेगी। 2010 का एक वो दिन भी आया जब लॉरा सुबह सुबह अपने घर में उठी तो उसने देखा कि ग्रांट उसके बेडरूम में है ही नहीं, जबकि वो रात को एक साथ सोए थे। और जैसे उसने सुबह उठकर देखा कि ग्रांट वहां से गायब है तो उसने पूरे घर के अंदर ग्रांट को ढूंढा, उसको कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन ग्रांट का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लॉरा बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी कि उसका पति आखिर कहाँ चला गया। उसने आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ करी, ग्रांट के दोस्तों से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि आखिर ग्रांट है कहाँ पर। दिन बीतते गए और अब एक हफ्ते के आसपास का समय निकल चुका था। लॉरा अभी भी अपने पति को ढूंढ रही थी और तभी जैसे ही वो फेसबुक चला रही थी और उसी फेसबुक फीड के अंदर उसने ग्रांट की आईडी देखी जो कि कुछ ही मिनटों पहले अपडेट की गई थी। जी हाँ, उस आईडी से एक फोटो पोस्ट की गई थी जिसके अंदर ग्रांट और अमांडा ने शादी कर ली थी। आपने बिल्कुल सही सोचा, ग्रांट नॉर्थ कैरोलिना से निकलकर सीधा न्यूयॉर्क गया, वहां अमांडा रहा करती थी, अमांडा के घर पर गया, वहां जाकर इन दोनों ने शादी कर ली और अमांडा और ग्रांट अब एक साथ रह रहे थे। ये चीज देखते ही लॉरा अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्सा आना यहाँ वैलिड भी था। उसका पति उसके साथ रहते हुए किसी और लड़की के साथ शादी कर चुका था। उसने तुरंत ही ग्रांट को फोन करने शुरू किए। अब यहाँ पर ग्रांट का फोन नंबर भी ऑन हो चुका था। अब उस फोन कॉल के ऊपर ही ग्रांट और लॉरा के बीच में लड़ाई चल रही थी और तभी यहाँ लॉरा ने उस फोन कॉल पर कहा कि तुमने मेरे साथ शादी करी है और तुम मेरे साथ शादी में होते हुए किसी दूसरी के साथ शादी कैसे करते हो जबकि हमारा तो अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ। तब यहाँ ग्रांट ने कहा कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई कभी। इतने साल से जो हम रह रहे थे वो बिना शादी के रह रहे थे, क्योंकि तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि जब हमने वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था उस पर सिर्फ तुमने साइन किए थे। मैंने आज तक कभी उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर साइन ही नहीं किए। जैसे ये बात लॉरा को पता चली, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको अपनी पूरी दुनिया उजड़ती हुई दिख रही थी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था, 2 बच्चे उसके पैदा हो चुके थे, लेकिन अब उसका पति उसको ये सब बोल रहा था। लॉरा को समझ आ चुका था कि ग्रांट उसके साथ इतने सालों से एक प्रैंक कर रहा था, उसके साथ पूरी फैमिली बनाई, उसके साथ इतना टाइम पास किया, वो जस्ट एक मजाक था। लेकिन लॉरा की जिंदगी तो अब खत्म हो चुकी थी, वो तो बर्बादी की राह पर चल रही थी। इस फोन कॉल के तकरीबन 2 दिनों बाद लॉरा जब अपने घर पर ही थी, वहां पर एक पोस्टमैन आया और उस पोस्टमैन ने एक नोटिस लॉरा के हाथों में थमाया और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि ग्रैंड कोर्ट में गया है और उस कोर्ट में जाकर उसने अपने बच्चों की कस्टडी को उसके हवाले करने के लिए कहा है। जैसे ये बात लॉरा को पता लगी कि उसके बच्चे भी अब उसके पास से जाने वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने अपने बच्चों को ना देने की कसम उठाई, कोर्ट में केस चला और 2010 का ही अंत होते होते फैसला आ चुका था कि क्योंकि अब लॉरा के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, वो अकेली है, तो वो 2 बच्चों की रखवाली सही से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कोर्ट ने इन दोनों बच्चों की कस्टडी ग्रांट के हाथों में सौंप दी। दोनों बच्चे भी अब लॉरा के पास से जा चुके थे। लॉरा बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। 2011 की शुरुआत में लॉरा ने फिर से एक केस डाला और उस केस में कहा गया कि ग्रांट मेंटली स्टेबल नहीं है, वो नशे पते फूकता है और इन्हीं नशों के चक्कर में वो कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे मेरे बच्चे सेफ उसके हाथों में दिखाई नहीं दे रहे और उन बच्चों की कस्टडी वापस मुझे दी जाए। 2011 अप्रैल महीने में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब क्योंकि दोनों ही बच्चे माता पिता चाहते हैं कि वो रखे, तो इसलिए हम 3 और 4 दिनों का बंटवारा करते हैं। हफ्ते के 4 दिन ये बच्चे ग्रांट के पास रहेंगे, 3 दिन ये बच्चे लॉरा के पास रहेंगे और इन दोनों को ये बच्चे आपस में एक्सचेंज करने पड़ेंगे। ये चीज जानकर लॉरा को कहीं ना कहीं सुकून तो मिला कि एटलीस्ट उसके बच्चे कहीं ना कहीं अभी भी उसके साथ ही हैं। तकरीबन 2 महीनों के आसपास का समय बीत चुका था। लॉरा और ग्रांट दोनों एक दूसरे के घर जाते, वहां से अपने दोनों बच्चों को पिक करते, अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने अपने घर ले आते और ये 8 हफ्तों तक तो सही चला। 13 जुलाई 2011 का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जब लॉरा को ग्रांट के घर से जाकर अपने बच्चों को पिक करके अपने घर
घर लेकर आना था। लोरा सुबह सुबह उठी, उसने अपना नाश्ता वगैरह किया, बाहर निकलकर गाड़ी में बैठी, गाड़ी उठाकर सीधा वो ग्रांट के घर पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर अपने बच्चों से वो मिलने लगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकलने वाली थी, ग्रांट उसके रास्ते में आकर खड़ा हो चुका था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और लोरा के साथ लड़ाइयां करने लगा। उसने कहा लोरा को कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ ये बच्चों की अदला बदली से, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे तुम्हारे पास जाएं, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमको इस बच्चों से जुदा कर रहा हूँ, तुमको कहीं और भेज रहा हूँ। जैसे ये बात लोरा ने सुनी तो उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये ग्रांट कैसी बातें कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, यहाँ ग्रांट ने एक पेचकस के साथ, एक स्क्रू ड्राइवर के साथ लोरा के ऊपर हमला कर दिया। उसके गले के अंदर वो पेचकस मारने लगा और इतनी तेजी से मार रहा था कि लोरा को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी किसी तरह लोरा अपने आप को डिफेंड कर रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। और हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि उस टाइम पर ये अमांडा, ग्रांट की दूसरी पत्नी, वो उसके साथ ही खड़ी थी। ग्रांट लोरा के ऊपर पेचकस से वार किए जा रहा था और बेइंतहा हुए इन वारों से बेचारी लोरा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब ग्रांट ने यहाँ लोरा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन अब इस बॉडी को ठिकाने भी लगाना था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था, पूरे घर के फर्श के ऊपर खून ही खून था। आसपास जो चादरें पड़ी थी, बेडरूम में भी खून पहुंच चुका था, उन चादरों के ऊपर भी खून लगा हुआ था। काफी सारा फर्नीचर जो था वो भी खून से लथपथ हो चुका था और यहाँ ग्रांट खुद भी ऊपर से लेकर नीचे तक खून में सना हुआ था। तब ग्रांट और अमांडा दोनों बैठे, इन दोनों ने बच्चों को दूसरे कमरे के अंदर शिफ्ट किया और खुद यहाँ दोनों बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर वो इस बॉडी का अब क्या करें। तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस बॉडी को कहीं ऐसी जगह दफना दें जहां कोई पहुंच ही ना सके, या फिर इस बॉडी के साथ कुछ ऐसा करे जिससे ये बॉडी कभी उन्हें मिले ही ना। क्योंकि आज भी ये रूल है अमेरिका में या फिर काफी सारे देशों के अंदर ये रूल है कि जहां किसी को लाश ही नहीं मिलेगी वहां कोई क्राइम ही नहीं साबित हो पाएगा, और क्राइम साबित नहीं होगा तो सजा की तो बात ही नहीं बनती। ये बात जानकर उसी शाम को ग्रांट अपने घर से बाहर निकला। उसने अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर सीधा वो पास ही के एक सुपरमार्केट में गया और सुपरमार्केट में जाकर उसने शॉपिंग करनी शुरू करी। और शॉपिंग के नाम पर उसने काफी सारी एसिड्स की बॉटल्स, आरी, ब्लेड्स, ब्लीच के कैंस, काफी सारे रफ कपड़े, वो सारे उसने अपनी उस शॉपिंग कार्ट के अंदर रखे, उनका बिल करवाया और वो सारा सामान अपनी गाड़ी में लाद कर वापस अपने घर आ चुका था। इन दोनों का प्लान था कि वो सबसे पहले इस लाश को अच्छे तरीके से काटेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि इसको डिस्पोज करना बहुत ईजी हो जाए। यहाँ ग्रांट और अमांडा दोनों ने मिलकर लोरा की लाश को तकरीबन 7-8 टुकड़ों में काट दिया और उसको काटकर अलग अलग पॉलीथीन्स के अंदर भरकर उन्होंने वो पॉलीथीन्स अपनी गाड़ी के अंदर रखे। गाड़ी के अंदर रखते ही वो वापस अपने घर में ऊपर आए। उन्होंने अपने घर की साफ सफाई करनी शुरू करी। काफी सारे फर्नीचर के ऊपर भी खून लगा हुआ था। उस फर्नीचर को बाहर रखकर अपने गार्डन में ही उन्होंने जला दिया और जहां फर्श के ऊपर खून लगा हुआ था उस फर्श के ऊपर ब्लीच के पोंचे लगाए गए। आपको पता है कि ब्लीच एक ऐसा केमिकल होता है जिससे किसी भी चीज का रंग उड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर वो ब्लीच का इस्तेमाल कर रहे थे। घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को वापस अपनी गाड़ी में बिठाया और ये दोनों भी अब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुके थे। उनको याद आया कि टेक्सास के अंदर जो नदी बहती है उसके अंदर काफी सारे मगरमच्छ भी तो हैं, तो क्यों ना हम इस लाश को वही डंप कर दें। लेकिन उससे पहले उनका प्लान ए ये था कि क्यों ना वो इस लाश को एसिड के अंदर गला दें। ये बहुत ज्यादा ईजी होने वाला था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम ये काम भी उस नदी के पास जाकर ही करेंगे। वो इस काम को यहाँ शहर के बीच में रहते हुए तो नहीं कर सकते। वो अपनी गाड़ी को लेकर सीधा टेक्सास की उस गाँव के साथ में बहने वाली नदी के पास पहुंचे और वहीं पर जंगलों के बीच में अपनी गाड़ी को लगाकर उन्होंने लोरा की लाश को एसिड के अंदर गलाना शुरू किया। लेकिन वो एसिड इतना पावरफुल नहीं था, उसके अंदर लाश को गलने में काफी सारे दिन लगने वाले थे और ये काम ग्रैंड और अमांडा बहुत जल्दी करना चाह रहे थे। तब उन्होंने अपने प्लान बी को काम में लिया। लोरा की लाश के टुकड़ों को साइड से बह रही नदी के अंदर फेंक दिया, जहां पर उनको मगरमच्छ ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। सारे टुकड़ों को फेंकने के बाद वो वापस अपने घर में आए और आराम से अपनी जिंदगी काटने लगे। तकरीबन 11 दिनों बाद तक, यानी कि 24 जुलाई का समय आ चुका था। लोरा को गायब हुए 11 दिन बीत चुके थे और अब तक पुलिस को लोरा का कोई अंदाजा ही नहीं था। तब यहाँ टेक्सास के पास उस गांव के लोगों ने टेक्सास पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं लाश के और मगरमच्छ उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे ही पुलिस पहुंची, उन लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। तब यहाँ पर पुलिस वालों को पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इन टुकड़ों को तो बहुत सटीक तरीके से किसी धारदार हथियार से काटा गया है और ये काम तो जरूर कोई इंसान ही इंसान के साथ कर सकता है। पुलिस वालों ने बचे कुचे टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल में भिजवाया। लाश का पोस्टमार्टम किया गया और तब यहाँ डॉक्टर्स को पता चला कि इस लड़की की बची कुची रीढ़ की हड्डी के अंदर भी पेचकस लगने के निशान थे। जी
हाँ, रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत होती है हमारी, उसके अंदर भी पेचकस आर पार हो चुका था। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर लोरा को किस तरीके का दर्द दिया गया था उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये ग्रांट उसकी जान ले रहा था। खैर, लाश को ट्रेस करते हुए और लोरा की पिछली जिंदगी को देखते हुए पुलिस वाले सीधा ग्रांट और अमांडा के पास पहुंचे और उन दोनों को हिरासत में लिया गया। ग्रांट की जेल के अंदर अच्छे से सेवा की गई, जी लगाकर उसको तोड़ा गया और तोड़ते तोड़ते उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि ऐसे ऐसे लोरा और उसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और बच्चों की कस्टडी सिर्फ उसके पास ही रहे, इसीलिए उसने लोरा के साथ ये सब कुछ किया। जिस पुलिस वाले ने ग्रांट का इंटरव्यू लिया था, उस पुलिस वाले ने कहा कि मैंने अपने 30 साल के पुलिस करियर के इतिहास में ऐसा अजीबोगरीब केस नहीं देखा, ऐसी नफरत कभी उसने आज तक नहीं देखी थी जो वो पहली बार अब देख रहा था। खैर, इन दोनों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया और कोर्ट में जाते ही ये अमांडा, जो कि अभी तक इस ग्रांट की पत्नी बनकर बैठी हुई थी, ये पलट चुकी थी और उसने कहा कि ये ग्रांट तो खुद मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे मजबूरी में इस ग्रांट का साथ देना पड़ा। इसने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा भी इस लोरा के जैसा हाल कर दूंगा, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मुझे भी अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए मैं मजबूरी में आकर इस ग्रांट का साथ दे रही थी। खैर, क्योंकि अब वो भी एक मर्डर के अंदर शामिल थी और ग्रांट ने तो मर्डर किया ही था, इसके बदले कोर्ट अब इस फैसले के ऊपर पहुंचा कि कोर्ट ने ग्रांट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई, वो भी गैर जमानती, मतलब कभी भी वो जमानत लेकर बाहर नहीं आ सकता। इसके अलावा अमांडा को 20 सालों की जेल की सजा सुनाई गई। तो हो सकता है अमांडा 2032 के आसपास इस जेल से बाहर निकल आएगी और अपनी आगे की जिंदगी वो कंटिन्यू करेगी। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस केस के अंदर क्या अजीब लगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग आखिर ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड ही क्यों करते हैं जिनकी शुरुआत ही झूठ के साथ हुई हो। और मैं आज आपको ये बात पक्का कह सकता हूँ कि एक रिलेशनशिप जो कि झूठ के साथ शुरू हुआ है वो कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखिएगा हमेशा, जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, जिनसे जुड़े हुए आपको कुछ ही टाइम हुआ हो और वो आपकी बहुत ज़्यादा ओवर केयर कर रहे हो। ऐसे लोग एंड में आकर हमेशा कुछ ना कुछ आपको धोखा ही देंगे और वो धोखा आपकी ज़िंदगी से भी बड़ा हो सकता है। सो अपने आप को इस दरिंदों से भरी हुई दुनिया में सेफ रखिएगा, क्योंकि सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय किसी के झूठे दिलासों के अंदर आने में। खैर, अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर ले। वहाँ पर मैं ऐसी स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इंदर हलदार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।